कानून महिलाओं के अधिकार को लेकर निरंतर सजग रहा है। खासकर विवाह और तलाक जैसे मुद्दों ने हमेशा ही अदालतों का ध्यान खींचा है। विभिन्न सामाजिक संगठन भी महिला अधिकार और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम महिलाओं के विवाह की उम्र और इस पर सुप्रीम कोर्ट की पहल पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस परिवार आपके लिए एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आ रही है और जिसकी तारीख रखी गई है शुरुआत की इसी महीने की 23 जनवरी। इस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसका जो वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। तो दो चीज़ आपको नोट करना है, 23 जनवरी और दोपहर के 3 बजे का वक्त। इस बैच की कुछ विशेषताएं हैं। यह ऑफलाइन बैच तो है ही, यानी कि आप क्लासरूम में आके पढ़ सकते हैं। साथ ही यह लाइव बैच है, घर बैठे भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और विशेष सुविधा है कि यह हाइब्रिड बैच है, यानी कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें नामांकन शुरू हो गया है, तो यदि आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नामांकन ले लीजिए। इसके अलावा आपको इस पर विशेष जानकारी चाहिए तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये टीम आपके लिए काफ़ी एफर्ट लगा के वीडियो बनाती है, तो बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुद्दा दरअसल है क्या। देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग अगर आप देखते हैं, मैरिज ऑफ माइनर मुस्लिम गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह देखना चाह रही है कि उम्र क्या हो, जो विवाह हो रहा है मुस्लिम महिलाओं का उस पर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। पर्सनल लॉ पे जो बात की गई है उसका एक पहलू सुप्रीम कोर्ट चेक करना चाह रही है। तो इस चीज़ पर पूरी बातचीत हम आज करेंगे। देख लेते हैं कि यह मुद्दा सुर्खियों में क्यों रहा है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वैधानिकता की जांच करनी चाहिए कि 15 साल यानी कि आपकी जो तरुणाई की उम्र है 15 साल या उससे कम उम्र की लड़कियां पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर विवाह कर सकती है या कि नहीं। यह जो फैसला है इस आलोक में आपको देखना होगा कि हाल ही में जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसने इस पर इसको सही माना है। उसी के आलोक में आप इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चलिए। इस तरह के विवाह जबकि सीआरपीसी विशेष विवाह अधिनियम जैसे वैधानिक कानून में अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह अपराध नहीं है। इसकी पूरी लीगैलिटी जांच करने की बात की जा रही है। अब देखिए, प्रमुख बिंदु समझ लीजिए। उच्च न्यायालय जो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसकी बात की जा रही है। उसने एक फैसला दिया था, हम उस पर आते हैं। उसके फैसला के खिलाफ में यहाँ समझ लेना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक नोटिस दायर की थी, एक याचिका दी थी और उसी के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक औपचारिक नोटिस दिया गया। इस पर पूरी बात की गई। अब यहाँ समझ लीजिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के बावजूद, आप जानते हैं पॉक्सो अधिनियम देश में लागू है बच्चों के यौन संरक्षण वगैरह के लिए, ताकि उनको उनके विरुद्ध जो यौन अपराध हो रहे हैं उनसे उन्हें बचाया जाए। तो उस पॉक्सो अधिनियम के बावजूद इस हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, इसे ध्यान रखना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुद्दा मानते हुए बेस माना है मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाई कोर्ट ने, और मुस्लिम पर्सनल लॉ को आधार मान करके 15 साल या उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर लड़की की शादी की जा सकती है, ऐसा कहा है। 15 साल ध्यान रखना है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और कहा है कि क्या पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता, ठीक है, जैसे कानूनों के सामने पर्सनल लॉ की प्रथा की वकालत की जा सकती है या नहीं। ये ध्यान रखना है। यह मुद्दा अब यहाँ से बढ़ेगा। यह सामाजिक रंग तो लेगा ही मुद्दा, इसके अलावा यह राजनीतिक रंग भी लेगा। चूँकि बात पर्सनल लॉ की जब जब आती है, देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, वो अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पर सोच के चलना होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही ये पहल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले से ही कई कानून हैं और उस कानून के तहत ऐसे जो विवाह हैं जो नाबालिग बच्चियों के हो रहा है वो अपराध है, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह वैध क्यों है? इस पर प्रश्न पूछा गया। अब इस पर बातचीत आगे जारी रहेगी। चलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक बार समझ लेते हैं कि इसके तहत क्या क्या प्रावधान है। देखिए,
यह जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है यह 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। और वही अभी तक चला आ रहा है और यह जो है शरीयत पर आधारित है। शरीयत कानून इस्लाम के आधार पर होता है, उसके आधार पर है। शरीयत को कुरान के प्रावधानों के साथ पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और प्रथाओं, ध्यान रखना है, शिक्षाओं और प्रथाओं के रूप में समझा जाता है, देखा जाता है। मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो ऐसा मानते हैं। मुस्लिम कानूनों के तहत बाल विवाह पर कोई रोक नहीं है, जबकि आप समझ लीजिए सामान्य कानून जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा हैं उसमें बाल विवाह जो है वह आपराधिक कृत्य है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप क्या है, बाल विवाह कर सकते हैं, यह अपराध नहीं माना गया है। और इसी चीज़ को बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह प्रश्न पूछा है। तो यही पूरा मसला है। अब जरा समझ लीजिए कि बाल विवाह वैसे ओवरऑल पूरे देश में हर धर्म के लिए देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा सभी के लिए बाल विवाह क्या है। देखिए, आमतौर पर 15 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की है उसकी शादी एक वयस्क व्यक्ति से होना। देखिए, एक तो यह समझ लीजिए बाल विवाह भी इसे आप कहिए, और एक आप इसे एक और शब्द दे सकते हैं, बेमेल विवाह, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लड़की की उम्र जो है 16 वर्ष है, ठीक, और जिस व्यक्ति से उसकी विवाह कराई जा रही है उसकी उम्र 60 साल हो गया, तो उम्र का बहुत ज़्यादा गैप हुआ। इसे बेमेल विवाह भी कहेंगे आप और बाल विवाह भी कहेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस उम्र में लड़की की पढ़ने लिखने की उम्र है, उसको स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने की एक और बात है कि एक तो बेमेल विवाह हुआ, अधेड़ व्यक्ति के साथ विवाह। दूसरा स्थिति यह हो सकती है कि दोनों ही नाबालिग हों, यानी कि लड़की भी नाबालिग हो और लड़का भी नाबालिग हो, तो उस स्थिति में भी यह बात लागू होता है कि बाल विवाह उस स्थिति में भी हुआ है, जिसको समझना है। बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, सरकार के द्वारा कानून बनाई गई है, कुछ पॉलिसी बनाया गया है, सामाजिक संगठन भी इस पे काम किए। तो क्या क्या कानून वगैरह बने हैं उसको एक नज़र देख लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया था, ठीक है। अधिनियम ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को प्रतिस्थापित किया। यहाँ समझना है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पहले से लागू था, इस जगह पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया था। इसके तहत कुछ प्रावधान थे, उसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष, यहाँ देना है पुरुष के जब बात आएगी तो उसका उम्र जो रखा गया है वो 21 साल से कम, और महिलाओं का रखा गया है 18 वर्ष से कम उम्र की महिला अगर विवाह होता है तो उसे बाल विवाह में माना जाएगा। यानी कि पुरुष को अगर शादी करनी है तो 21 साल का कम से कम होना चाहिए, और महिला की जो कम से कम शादी होगी किसी लड़की की तो वह कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और नाबालिग शब्द को भी इसमें अच्छे से इस कानून के तहत परिभाषित कर दिया गया था, जिसकी परिभाषा ये दी गई, दो अगर नहीं मानते हैं इससे कम उम्र में विवाह होती है तो इसके बाद क्या होगा, 2 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। यानी कि 2 साल का या तो सज़ा हो जाए या फिर 1 लाख का जुर्माना हो जाए। यह कोर्ट पे तय होता है, या कोर्ट ऐसा कर सकती है कि यह दोनों ही लागू करे, सज़ा को देखते हुए, मतलब घटना को देखते हुए, कृत्य कैसा हुआ है वह देखते हुए कोर्ट अपना ये तय करती है। अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति भी करता है। अब यह अधिकारी क्या करता है कि यह जांच करता है, इस चीज़ों की मुआयना करता है कि कहीं पर बाल विवाह ना हो रहा हो, कहीं से सूचना मिले तो ये वहाँ पे जाके छापा मारता है, धरपकड़ करता है और बाल विवाह को रोकता है। जागरूकता फैलाना विभिन्न स्रोतों से, ये सब भी इस अधिकारी का काम होता है। एक और कानून है विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये आज़ादी के बाद लाया गया था, इस पर एक नज़र डालिए। देखिए, अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को पंजीकृत और मान्यता प्राप्त कराने के लिए यह अधिनियम लागू होता है, ठीक है। नागरिक अनुबंध के माध्यम से 2 व्यक्तियों, यहाँ देखना है, 2 व्यक्तियों को अपनी शादी विधि पूर्वक करने की अनुमति देता है। यानी कि कानूनी तौर पर 2 व्यक्ति विवाह कर सकते हैं। इसकी बात विशेष विवाह अधिनियम 1954 में की गई। इस अधिनियम में यह अधिनियम किस किस धर्म के लोगों पर लागू होता है वह समझ लीजिए। हिंदू हो गया, मुस्लिम पर भी लागू होता है, ईसाई पर भी, सिख पर भी, जैन पे भी और बौद्ध पे भी। यानी कि आप देखेंगे कि भारत में तकरीबन जितने भी धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, लगभग यह अधिनियम सभी पर लागू होता है। आगे देखते हैं,
यहाँ पर देखना है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2022 यानी कि पॉस्को से, जिसे आप जानते हैं काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये पॉस्को एक्ट। समझना यह है कि चूंकि पॉस्को की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, या चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है चूंकि बाल विवाह होगा तो यानी कि वो 15 साल से या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का हुआ तो पॉस्को एक्ट वहीं लागू होता है। इसीलिए एक नज़र पॉस्को को देखते हैं। पॉस्को अधिनियम वर्ष 2012 में लागू हुआ और वर्ष 2019 में इसे फिर से संशोधित किया गया। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए। समय के साथ किसी कानून को अपडेट करना जरूरी हो जाता है, जैसे हम सॉफ्टवेयर को करते हैं, ताकि नए जो मसले समाज में उभर रहे हैं या नई तरह की घटनाएं जो समाज में देखी जा रही है उसके हिसाब से कानून को सख्त या लचीला बनाया जा सके। दोनों ही बातें होती है। तो पॉस्को को भी 2012 में ही ये लागू हुआ था, लेकिन फिर से इसे 2019 में इसका कुछ संशोधन किया गया। समझ लीजिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की सजा जो है न्यूनतम अब 10 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के मामले में अगर जो मसला आता है, इस तरह की घटना होती है और उसमें जो पीड़ित है उसकी उम्र जो है 16 वर्ष से कम है, ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, तो जुर्माने के साथ न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर के, जुर्माना तो जो कोर्ट तय करेगी होगा ही, न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। किस कंडीशन में? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में। इसका एक अलग मुद्दा और है, वो भी देख लीजिए। एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर मामला इस तरह का होता है तो इसके तहत न्यूनतम 20 वर्ष की कैद कर दी गई है और अधिकतम मृत्युदंड है। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसे संज्ञेय अपराध माना गया है। ठीक है, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने का मतलब है कि यदि कोई इंसान जो है बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाता है या उसे अश्लील मटेरियल दिखाता है, कुछ पढ़ने की चीज़ें अश्लीलता का काम करता है। आप जानते होंगे बैड टच गुड टच, आप लगभग चर्चा में सुनते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें करता है कि बच्चों को गलत तरीके से छूता है या उसको इस तरह से कुछ नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी सजा बहुत स्पष्ट कर दिया गया है इस कानून में। अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग, किसी भी तरह से बच्चों का उपयोग अगर ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया है तो न्यूनतम 5 साल की कैद की सजा कर दी गई है। मतलब जब अपडेट किया गया 2009 में पॉस्को को, तो इसे और थोड़ा कठिन ही बनाया गया। यहाँ लचीला कानून को नहीं किया गया, क्योंकि देखा गया 2012 में जब पॉस्को आया था उसके बाद भी जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध थे वो रोकने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर तय किया गया और इस कानून को थोड़ा सा और कठोर बनाया गया, सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया, जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई। ठीक है, अब देखिए अन्य प्रयास क्या और हुए हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। देखिए, बाल विवाह आदि मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपको विज्ञापन देना होगा, यानी कि अवेयरनेस की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो बच्चियां हैं सबसे पहले उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। यदि वो शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेगी, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकेगी, और उसकी शिक्षित होगी तो उसे नौकरी मिलेगा, तो वह आर्थिक रूप से भी मजबूत हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा समाज को। और उसका माध्यम क्या है? मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो उसके माध्यम से आपको जागरूकता फैलानी होगी। सरकार इसके लिए बहुत तरह के कार्यक्रम समय समय पर करती भी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, अलग अलग थीम रखा जाता है हर साल का। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे मंचों का उपयोग करते हुए सरकार महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का भी काम करती है। यह सब मसला तो अपनी जगह है, लेकिन ये समझ लीजिए कि यह जो सामाजिक मुद्दा जब यहाँ जुड़ता है, जब तक समाज इस पर पहल नहीं करेगा, जब तक सामाजिक संगठन यहाँ आगे नहीं आएंगे, तब तक ऐसे मसलों का समाधान नहीं होता है। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल उठाया है, वहाँ पे प्रश्न पूछा है बच्चियों की उम्र को लेकर के, तो यह तय मान के चलिए कि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। आगामी जितने भी चुनाव आएंगे आपको यह मुद्दा वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस घटनाक्रम पे आपको निरंतर नज़र बनाने की भी ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या अपडेट हो रहा है। चलिए अब एक प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं, और आज का जो प्रश्न है वह मेंस का है। ठीक है, आपको इसे 150 शब्दों में लिखना है और लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है। भारत में विवाह के अलग अलग कानूनों के प्रासंगिकता की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस टॉपिक पर हमने जितनी भी चर्चा की वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। किसी दूसरे टॉपिक के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।